बिना रसायनों के खेती करना पर्यावरण के लिए अच्छा है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक आम धारणा ये भी है कि भाई ये तो घाटे का सौदा है। पर क्या सच में ऐसा है? आज के इस विश्लेषण में हम सीधे डेटा के जरिए जैविक और रासायनिक खेती की असली आर्थिक सच्चाई को डिकोड करेंगे। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टिकाऊ और जैविक खेती वाकई रासायनिक खेती से ज्यादा कमाई करा सकती है? क्या ये किसानों का बैंक बैलेंस सच में बढ़ा सकती है? आज हम कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े देखने वाले हैं जो शायद इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। देखिए, हरित क्रांति के दौर को याद करें तो शुरुआत में बम्पर पैदावार तो मिली, लेकिन रसायनों पर जो हमारी निर्भरता बढ़ी उसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। आज हम इसके साफ नतीजे देख सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता लगातार गिर रही है और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो लंबे समय के लिए ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। अब इस पूरी माइक्रो पिक्चर को अच्छे से समझने के लिए आंध्र प्रदेश के 550 किसानों के एक बहुत ही गहरे आर्थिक अध्ययन पर नजर डालते हैं। इस डेटा में धान, रेड ग्राम और मूंगफली, इन 3 प्रमुख फसलों को शामिल किया गया है। और यकीन मानिए, ये आंकड़े हमें साफ साफ बताएंगे कि असली मुनाफा आखिर छिपा कहाँ है। खेती के लागत का जो गणित है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प है। मानव श्रम यानी लेबर तो देखिए दोनों ही तरह की खेती में लगता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली खेल बदलता है कीटनाशकों और उर्वरकों के खर्च में। होता क्या है कि जैविक किसान महंगे रसायनों की जगह अपनी घरेलू जड़ी बूटियों और खेत की खाद का इस्तेमाल करते हैं, और इसका सीधा असर ये होता है कि उनकी कुल लागत एकदम से धड़ाम से नीचे आ जाती है। और जाहिर सी बात है, जब लागत कम होगी तो उसका सीधा असर मुनाफे पर ही तो दिखेगा। डेटा यहां बिल्कुल स्पष्ट है। जैविक खेती करने वाले किसानों की शुद्ध आय यानी नेट प्रॉफिट में एक भारी उछाल देखने को मिला है। अगर आंकड़ों की बात करें तो धान में 37%, रेड ग्राम में 33% और मूंगफली के मामले में तो मुनाफा पूरे 59% ज्यादा दर्ज किया गया है। जरा सोचिए, 59%, ये बिल्कुल भी छोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बिल्कुल उतने ही बड़े खेत से एक जैविक मूंगफली उगाने वाला किसान अपने परिवार के लिए कहीं ज्यादा पैसा घर ले जा रहा है। सही मायनों में देखा जाए तो यह हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। खैर, ये तो हो गई बड़े बड़े आंकड़ों की बात। अब थोड़ी जमीनी हकीकत पर आते हैं। चलिए राजस्थान चलते हैं और वहां के कुछ किसानों की असल कहानियों से ये समझते हैं कि जब कोई किसान सच में रसायनों का मोह छोड़ देता है तो उसके खेत और सबसे जरूरी उसकी आर्थिक स्थिति में असल में क्या बदलाव आता है। मिसाल के तौर पर भीलवाड़ा के गोपाल लाल शर्मा जी की ही कहानी ले लीजिए। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास 7 बीघा जमीन तो थी, लेकिन उससे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। मजबूरी में उन्हें कपड़ा कारखाने में काम करना पड़ा। लेकिन फिर उन्होंने एकीकृत जैविक खेती यानी इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का रास्ता अपनाया और आज वो उसी 7 बीघा जमीन से प्रति बीघा पूरे 1 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमा रहे हैं। है ना कमाल की बात? और गोपाल लाल जी की जो व्यावसायिक रणनीति है वो तो और भी कमाल की है। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट फैसला लिया। उन्होंने कच्चा दूध 40-45 रुपए लीटर के भाव पर बेचना ही बंद कर दिया। इसकी जगह उन्होंने फोकस किया वैल्यू एडिशन पर। वो अब जैविक भी बना रहे हैं जो बाजार में सीधे 1200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। इसे ही तो कहते हैं असली स्मार्ट अर्थशास्त्र। इसी तरह रूबी पारिक जी का सफर भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। एक समय उन्हें खेतीबाड़ी की बिल्कुल शून्य जानकारी थी। वहां से शुरुआत करके एक प्रगतिशील किसान बनने तक का उनका सफर वाकई शानदार रहा है। उन्होंने न सिर्फ 200 मीट्रिक टन की एक बड़ी वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाई, बल्कि 300 से ज्यादा अन्य महिलाओं को भी जैविक खेती की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। अब चलिए मिलते हैं जोधपुर के रिटायर्ड आर्मी कैप्टन हाजी बाबू खान जी से। उन्होंने अपने जीवन का वो सख्त सैन्य अनुशासन सीधा खेती में उतार दिया, और वो भी कहाँ, एक ऐसे इलाके में जहां भयंकर जल संकट है, एक ऐसी जगह जहां खेती करना लगभग नामुमकिन ही माना जाता था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सिंचाई के लिए सिर्फ खारा पानी मौजूद होना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वैज्ञानिक सलाह ली, जिप्सम का इस्तेमाल किया और ड्रिप सिंचाई की तकनीक अपनाई। और इस बेहतरीन कॉम्बिनेशन से उन्होंने उसी खारे पानी में बेलपत्र, नींबू और अनार जैसी बागवानी फसलें सफलतापूर्वक उगाकर दिखा दी। ये साबित करता है कि अगर तकनीक सही हो तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी मात दी जा सकती है।
अब रासायनिक खेती की जो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है वो सवाई माधोपुर के बिहारी लाल गुर्जर जी के शब्दों में साफ छलकती है। उनका कहना है कि बाजार में दुकानदार जो भी बीज या खाद पकड़ा देता था वो बस आंख बंद करके उसी का इस्तेमाल कर लेते थे। नतीजा, पैदावार इतनी कम होती थी कि बाजार में बेचने लायक कुछ बचता ही नहीं था। और सच कहूं तो ये आज भी देश के कई पारंपरिक किसानों की रोजमर्रा की हकीकत है। लेकिन बिहारी लाल जी की कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें एक पूरी तरह से बंजर जमीन पर शिफ्ट कर दिया गया। वहां उन्होंने वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद का रास्ता चुना और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी बंजर जमीन पर जैविक खाद के सही इस्तेमाल से उन्होंने जैविक गेहूं की इतनी बम्पर फसल उगाई कि आज वो एक बेहद मुनाफे वाली आजीविका चला रहे हैं। तो अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, जब जैविक खेती सच में इतनी लाभदायक है तो फिर हर किसान इसका प्रीमियम फायदा क्यों नहीं उठा पा रहा? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत बड़ी बाधा की, और वो है सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण की चुनौती। देखिए, जब तक आपके उत्पाद पर वो आधिकारिक स्टैंप नहीं लगता तब तक वो बढ़ा हुआ मुनाफा बस बाजार के चक्रव्यूह में ही फंसा रह जाता है। इस समस्या की असली जड़ क्या है, ये डेटा देखकर बिल्कुल साफ हो जाता है। पूरे 66% किसान खुद कह रहे हैं कि भाई ये सर्टिफिकेशन पाना बहुत ही महंगा सौदा है। वहीं 27% किसानों के पास तो इसकी सही जानकारी तक नहीं है। और इसका सीधा सा नुकसान ये होता है कि जैविक खेती करने के बावजूद वो अपना शुद्ध उत्पाद बाजार में बिल्कुल सामान्य दामों पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में नीतियां क्या होनी चाहिए, इसके समाधान एकदम स्पष्ट हैं। अध्ययन सीधा सीधा सुझाव देता है कि सबसे पहले तो जैविक किसानों को इनपुट पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। उनके उत्पादों को बेचने के लिए अलग से ग्रीन चैनल या खास बाजार बनने चाहिए। और इन सबसे ज़रूरी बात, प्रमाणीकरण की इस पूरी प्रक्रिया को तेज और किसानों की जेब के अनुकूल यानी सस्ता बनाया जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी जैविक खेती की ये विशाल आर्थिक क्षमता पूरी तरह से अनलॉक हो पाएगी। तो इन तमाम आंकड़ों और केस स्टडीज से एक बात तो शीशे की तरह साफ है, जैविक खेती सिर्फ हमारी धरती या पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। अब आगे सोचने वाली बात बस ये है कि हमारी जो ये पूरी वैश्विक खाद्य प्रणाली है वो इस लाभदायक और टिकाऊ यथार्थ को अपनाने के लिए आखिर कितनी जल्दी तैयार होगी। खैर, इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।